मध्य प्रदेश की नई सरकार मोहन सरकार है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सूबे की सियासत की गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को और नाम फाइनल करने की मिल सकती है जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मध्य प्रदेश के प्राइम टाइम की सबसे बड़ी खबर बताते हैं आपको, और सबसे पहले फ्लैशबैक में लेकर आपको चलते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की टीम ने अब तक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के नाम शामिल है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश का कैप्टन 13 दिसंबर को बनाया गया। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हजारों की संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में लोग भी मौजूद रहे। सिर्फ 10 मिनट का शपथ ग्रहण समारोह रहा और इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सीएम और डिप्टी सीएम पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय लीडर भी मौजूद रहे। अब आपको बड़ी बहस की अहम खबर बताते हैं, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोहन सरकार की न्यू टीम पर सबकी निगाहें टिकी हुई। खबर ये कि 18 दिसंबर को बुलाए गए विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चा है। जो संभावित नाम है उन पर दिल्ली में विचार विमर्श किया जाएगा। उधर पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि भोपाल में ही फाइनल नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं मोहन सरकार के पहले कैबिनेट के बैठक में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को जगह मिल सकती है, जिसमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद रही और विधायक रही रीति पाठक, राकेश सिंह के नामों पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी इन नेताओं को अब मध्य प्रदेश में ही सेट करना चाहती है, लिहाजा केंद्र से आए चेहरों को कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी और इंतजार किया जा सकता है। खबर यह भी है कि आगामी 22 या फिर 23 दिसंबर को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बैठक हो सकती है, और ऐसे में अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन विधानसभा में बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे, तो और भी ज्यादा पेच फंसने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि कई पूर्व मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन कैबिनेट के नए चेहरों पर मुहर लग सकती है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि मोहन कैबिनेट में जातिगत के साथ ही उम्र का मिला जुला मेल देखने को मिलेगा। यानी इस बार जो ये मोहन कैबिनेट होगा कितना मनमोहक होगा, जो कि मध्य प्रदेश की जनता के हितों का काम करेगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि आज के बड़ी बहस में क्या कुछ हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, क्या कुछ सोचते हैं। तो नई सरकार जो 5 केंद्र के नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा गया, उनकी आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी, पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सभी जानना चाहते हैं कि इन लोगों की भूमिका अब इस सरकार में क्या रहने वाली है। देखिए, हम एक इस बात को कहते हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें, तो कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व भी हो सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये तय करना कार्यकर्ता के रूप में तो हम खुद को तय कर सकते हैं, लेकिन हम क्या भूमिका में रहेंगे इसको तय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। देखिए, हम लोग तो हमेशा इस पक्ष में रहे कि जाति का जितना हक है उसको उतना हक मिलना चाहिए, और राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने इस बात को भी कहा कि देश में जातिगत जनगणना जो है उसका भी को जारी किया जाना चाहिए ताकि उन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। तो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्योंकि अब पूरी प्रदेश भी देखना चाह रहा है और हम लोग भी देखना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन घोषणाओं पर अमल हो। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भोपाल जैसे शहर में 1,42,000 लोगों के बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी हो गई है, गांव-गांव में बिजली कटने लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो कहा था कि हमने पुराने बिल माफ़ कर दिए हैं और अब कम बिल आया करेंगे, क्योंकि 100 रुपये में 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कांग्रेस ने कही थी। ये तमाम बातें हैं, अब ये देखना होगा
क्योंकि अब एकदम से भारतीय जनता पार्टी पलटने लगी है। तो सरकार का गठन हो गया है। कैबिनेट के गठन को लेकर माथापच्ची जारी है, किसको इन किया जाए, किसको आउट किया जाए। ये बड़ी बात है कि आखिरकार किसको तरजीह दिया जाए, किसको तरजीह नहीं दिया। जिसको दिया जाएगा वो खुश, जिसको नहीं दिया जाएगा वो नाखुश। तो कैसे होगा डैमेज कंट्रोल? चलिए सबसे पहले परिचय करवाते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ सिंह राजावत, प्रदेश सचिव कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र शर्मा जी आपसे करना चाहता हूं कि ये कैबिनेट की बैठक को लेकर और कौन आपके कैबिनेट में बड़ा चेहरा होगा, क्योंकि बड़े मंत्री भी केंद्र से कुछ लोग आए हैं, इसको लेकर थोड़ा माथापच्ची जो शुरू हो गई, कैसे सबको खुश किया जाएगा सुरेंद्र जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई खुश होने के लिए काम नहीं करता। हम देश के लिए काम करते हैं, हम संगठन के लिए काम करते हैं। हम तो उस मानसिकता के कार्यकर्ता हैं कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। हमारी पार्टी में नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ लास्ट है। संगठन का हित सर्वोपरि है, देश के सर्वोपरि है। इसलिए स्वार्थ वाला विषय कांग्रेस में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कभी आती नहीं। और आपने देखा होगा कितनी सहजता से 3 राज्यों में पीढ़ी परिवर्तन हो गया, संगठन ने नए कार्यकर्ताओं को प्रदेश की कमान दे दी और लोगों ने सहजता स्वीकार लिया। इसलिए हमारी प्रदेश पहले है, देश पहले है, पार्टी बाद में और व्यक्ति सबसे आखिरी में है। इसलिए निश्चित तौर पर चिंतन मंथन के बाद जो मध्य प्रदेश का नए कैबिनेट बनेगी वो इतनी अच्छी होगी। मैं तो ये कहता हूं कि वास्तव में तो हम सब भी जानते हैं कि कैबिनेट का चयन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, लेकिन ये टीम मोहन तो होगी ही, ये मनमोहन और मनभावन भी होगी। यह टीम मध्य प्रदेश होगी, यह टीम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी होगी, जो मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में सक्षम होगी। कांग्रेस के नेताओं को मैं बयान सुन रहा था, बड़ा भ्रम फैला रहे हो, ये होगा वो होगा। अरे हम तो जनता के हित के लिए काम करते हैं, हम अंत्योदय कल्पना के साथ काम करते हैं। ये भ्रम मत फैलाइए कि किसी का बिजली का मीटर कटेगा, किसी का साथ ये होगा वो होगा। हम मध्य प्रदेश के सबके कल्याण की कामना को लेकर सरकार चलाएंगे। हम जनता के हित के विकास के लिए सारे प्रयास करेंगे और ये जो नई कैबिनेट बनेगी निश्चित तौर पर जब बनेगी तो आप भी देखेंगे, आपको भी आनंद आएगा। एक सवाल और सुरेंद्र जी, ये जो नई कैबिनेट आपकी सरकार तो आपकी रही है, इससे पहले मामा शिवराज जो कि सबके मामा, अपने आप कितना उनका क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में रहा है, आपने देखा। उस कैबिनेट से ये कैबिनेट क्या अंतर रहेगा? मतलब कुछ खास करने जा रहे हैं आप, क्योंकि मामा शिवराज का कार्य करने का शैली आपने देखा, आपके नेता हैं और सरकार भी आपकी है और सत्ता में आप रहे हैं, सत्ता में आप बरकरार हैं, क्या अंतर रहेगा इस बार? शिवराज जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। वह भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायकों द्वारा कार्यकर्ता थे। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में बात कर रहा हूँ मैं। आज भी कार्यकर्ता है, हमारे नेता हैं जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उन्होंने मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य को, तो आपने के थे, अरे भाई मुख्यमंत्री थे, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कार्यकर्ता हैं। चलिए व्याकरण पे नहीं जाते, ठीक है, भावनाओं को समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को, जो गड्ढों वाला प्रदेश था, जहां बिजली सड़क पानी कभी मुद्दा हुआ करते थे, उससे निकालकर एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले गए हैं। निश्चित तौर पर उस रास्ते पर ये कैबिनेट भी आगे बढ़ेगी। सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन जो शिवराज जी ने जहां से मध्य प्रदेश को शिवराज जी जहां तक ले गए हैं उसको आगे बढ़ाने की काम ये नवीन कैबिनेट करेगी और मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। सिद्धार्थ जी देखिए, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस के साथी जो है वो भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। किस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस 132 साल पुरानी पार्टी है जो आंदोलनकारी पार्टी रही है, और आरएसएस और बीजेपी इन्होंने हमेशा भ्रम फैलाया है अंग्रेजों के साथ मिलके, डिवाइड एंड रूल। 1906 में हिंदू महासभा, 1916 में विश्व हिंदू परिषद बनी थी, बाद में जाके वो परिवर्तित हुई। आपको भी मालूम है, आरएसएस का नया संगठन बना और भारतीय जनता पार्टी बनी। तो कम से कम ये हमको तो उपदेश ना दे कि हम भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अगर भ्रम फैलाने का काम करते हैं तो इस बात को स्वीकार करें। सुरेंद्र जी के लाडली बहना के लिए भी शिवराज जी ने जो 3,000 रुपए बोले थे, और आज आपके मुख्यमंत्री जी ने साफ बोल दिया कि इस पर मैं विचार करूंगा, इसको लागू रखूं कि नहीं रखूं। सर्वप्रथम उनको आते ही अगर इतना ही सम्मान करना था शिवराज जी का, आप भी स्वर्णिम मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे थे,
स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात मॉडल पे मध्य प्रदेश, अगर इतना सारा काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करके गए थे तो इतनी रिबड़ियां क्यों बांटनी पड़ी, इतने प्रचार क्यों करने पड़े, दिखाती सजावटी, ये सारे काम क्यों करने पड़े? आपको मैं पूछना चाहता हूँ। और अभी आपने किसके की बात करी थी, आपके उसमें था वचन पत्र में कि किसानों को सबसे पहले आते ही हम उनकी बिजली माफ करेंगे, उनका करेंगे, उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए गए? और अभी आप सम्मान की बात कर रहे थे, आपके यहाँ तो ये परंपरा है, किस प्रकार से आडवाणी जी खड़े थे और प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने उनकी तरफ तक नहीं देखा था और उनको उठा के अपने पिता तुल्य जो लोह पुरुष थे पार्टी के, और सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपकी बात सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी से क्या किया गया, मनोहर जोशी जी के संग क्या किया गया, शत्रुघ्न सिन्हा जी के संग क्या किया गया, उसी प्रकार से आप देखिए शिवराज सिंह जी के संग भी वही किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, वो सब जनता के सामने इनका जी वो करते करते अभी तक यहाँ तक आगे आए हैं। चलिए सुरेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सिद्धार्थ जी आपकी बात आ गई। देखिए सिद्धार्थ जी, आप कम से कम वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की बात तो यहां ना करें। किस प्रकार से सीताराम केसरी को बेइज्जत कर भरी सीडब्ल्यूसी से निकाला गया था, आपको याद है क्या? जिस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं को आपने अपमान किया, आपको याद है क्या? कांग्रेस किस आजादी की आंदोलन की बात करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। अरे भैया, आपके तालकटोरा स्टेडियम में सीताराम केसरी की धोती फाड़ी थी आपके कार्यकर्ताओं ने, सीडब्ल्यूसी की बिल्कुल नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं, पर सबकी भूमिका होती है, और आप बात कर रहे हैं आपकी पार्टी 125 साल पुरानी आंदोलन की भी है, 3.5 साल से हमारी सरकार है। कितने आंदोलन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किए, कितने आंदोलन में कमलनाथ आए, आपने थके हारे व्यक्ति को नेतृत्व दिया था, उसका सिद्धार्थ जी आज बहस मंत्रिमंडल का विस्तार है, कांग्रेस। चलिए देखिए मुद्दे को डिरेल मत कीजिए सिद्धार्थ जी, सुरेंद्र जी देखिए मुद्दे को डिरेल नहीं करते, आप विपक्ष की बात कर लीजिए क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं और आप विपक्षी भूमिका में क्या आपकी रणनीतियां होंगी उस पर बात करें, पुरानी बात छोड़िए ना, जो बीत गया सो बीत गया, नए कल्चर के साथ शुरुआत करते हैं। अब हम 5G में चल रहे हैं तो नया थोड़ा बात कीजिए कि क्या अब नया परिवर्तन करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी चलिए आप ही बता दीजिए, विपक्ष की भूमिका में आप थे और विपक्ष की भूमिका में रहे, कमलनाथ जी ने बड़े बड़े वादे किए कि इस बार आए और बाबा बागेश्वर के धाम में भी चले आए, हनुमान जी पुजारी भी अपने आप को बताए खूब उन्होंने कहा, लेकिन कमी कहां रही? आपने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की अब तक कि हम हारे क्यों? सिद्धार्थ जी देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जनता जो जनादेश देती है उसको हम स्वीकारते हैं। आपने स्टार्ट हुई तो किस प्रकार से हम करते चले गए, ये भी आपने देखा हो, किस प्रकार से 99% मशीनें चार्ज मिली गई और जो 75% मशीनें थी, 70% मशीनें थी, उसमें हम कैसे जीते, और 95% वाली 99 वाली में हम क्यों हारे, ये भी एक शोध का विषय है, उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करते हुए आप मशीन की क्या बात कर रहे हैं? मशीन की वजह से आप लोग हार गए, ईवीएम की वजह से हार गए। अगर ऐसा होता तो सर तेलंगाना में आपकी सरकार नहीं बनती, हिमाचल में आपकी सरकार नहीं बनती। युवा 20,13,000 युवा हमारे साथ में ओपीएस स्कीम में। सिद्धार्थ जी अगर ऐसा था, अभी आपने कर्नाटका में हाल ही में सरकार बना लिया और आपने हिमाचल में भी सरकार बनाया, और ऐसा था तो सर यहां भी नहीं बननी चाहिए अगर ईवीएम ये लोग हैक कर ले रहे हैं, आप जैसा कि आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरा एक कंसर्न ये है कि आप अभी कह रहे थे सबसे पुरानी पार्टी, आपने कहा 132 साल पुरानी पार्टी, लेकिन भारत की सबसे पुरानी पार्टी इतने सिमट कैसे गई? बड़ा एक छोटा जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। देखिए आप एथिक्स की बात कर रहे थे, आप कल्चर की बात कर रहे थे, तो मैं एक यही जानना चाहता हूं, आप लोग इतनी पुरानी पार्टी के लोग हैं, आपने कितनी बार देश में रहे हैं, आपने केंद्र का नेतृत्व किया है, आपने प्रदेश का नेतृत्व किया, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी, प्रतिष्ठित पार्टी आखिरकार सिमट कैसे गई? नेतृत्व की कमी कहां देख रहे हैं जिसको एनालाइज करना चाहिए और बताएं दर्शकों को। आपको 2019 का वाकया याद है आपको? लोकसभा की मतगणना के बाद जब गिनती से 2 दिन पूर्व
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी प्रेस वार्ता लेते हैं, बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र बैठे होते हैं। चलिए, थोड़ी आवाज की जो है टेक्निकल खामी हो रही है, मैं आपके पास आऊं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए नई कैबिनेट की बात है, ठीक है, सिद्धार्थ जी की बात तो अभी नहीं आ पाई आवाज की वजह से। मैं ये समझना चाहता हूं, जनता की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, क्या ये जो शिवराज जी ने अपनी जो सारी योजनाएं चलाई थी, जैसे लाडली बहना योजना है, इन सबको आप लोग कंटिन्यू करेंगे या इसमें कुछ संशोधन भी होगा जो पुरानी योजना? पहली बात तो ये भ्रम कांग्रेस के दिमाग से भी उतर जाए और जनता में फैलाना भी बंद करे कि शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है या शिवराज जी और मोहन यादव जी अलग अलग हैं। जो योजनाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, शिवराज जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। जो योजनाएं संगठन की सरकार ने चलाई वो सारी योजनाएं जारी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हम संकल्प पत्र लाए हैं उसका एक एक संकल्प पूरा होगा, वो हम लोग पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम कांग्रेस की तरह झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है कि 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करेंगे और किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। अब रही बात सिद्धार्थ जी की बात की, कांग्रेस की हालत ये 1.5 लाख के पद नहीं भरे गए, ये आपके सिद्धार्थ मुझे बोलने दीजिए। सिद्धार्थ, आपने जब पूछा था आप बोलिए। किसानों का कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है, संकल्प पत्र में था सिद्धार्थ जी, कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि तमाम उम्र ये गुस्ताखी हम करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आप देखिए ना, आप चुनाव क्यों हारे? आपकी थकी हारी लीडरशिप के कारण। आपके दो बुजुर्ग नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मुंह छोड़ना नहीं चाहते। जब मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ थे, सरकार चली गई तब भी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ रहे, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ रहे। हमारे यहाँ तो सरकार बनने के बाद भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। आप बताइए कमलनाथ कब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हटेंगे? नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अभी, पर कमलनाथ कब प्रदेश अध्यक्ष त्यागपत्र करेंगे? दूसरी बात, मैं आपको चैनल पर जिम्मेदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 4 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दिए हैं। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया ये बताइए। आप जनता के बीच में जाते नहीं है। ये चुनाव हम क्यों नहीं दिए? ईवीएम की बात करते हैं। इस चुनाव में शिवराज जी ने 180 सभाएं की, बीडी शर्मा जी ने 85 सभाएं की, नरेंद्र मोदी जी ने 21 सभाएं की। प्रदेश का तमाम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता का कार्यकर्ता प्रयत्नों की परिसीमा, परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहे। कांग्रेस के नेता टीवी और ट्विटर पर सरकार बनाते रहे, ये अधिकारियों को धमकी देते रहे। आप देश में हो का? मैं आज अपने एक मित्र से बोल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ समिति बनाई, पन्ना प्रमुख बनाया, पन्ना समिति बनाई। एक बूथ पर 250 कार्यकर्ताओं की सूची है। एक विधानसभा में 65 से 75,000 तक कार्यकर्ताओं की सूची भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर ये वोट मिलेंगे तो 75,000 वोट भाजपा को इन विधानसभाओं में मिल सकते हैं। हम कहां से चुनाव हारेंगे? हमारा संगठन का तंत्र इतना मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता इतना मेहनत, इतना ईमानदार है, हमारा नेतृत्व इतनी मेहनत करता है। आपके नेता घर में बैठे रहते हैं। अभी कांग्रेस की सुरेंद्र जी, मेरी बात पूरा कर लीजिए, बस बात पूरी करके। अभी कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बुलाई। कमलनाथ कब पहुंचे उस बैठक में, जरा बताइए। अच्छा, आप एक बात बताइए, समझते नहीं है, मेहनत करते नहीं है, आप रोते हैं ये लोग। सुरेंद्र जी, आप विपक्ष को कमजोर मान रहे हैं या नेतृत्व की क्षमता कम मान रहे हैं, या आपके सामने एग्जिस्ट अभी नहीं कर पा रहा विपक्ष, क्या मान रहे हैं आप? देखिए, एक तो ये इनकी विचारधारा से भटकाव है। ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनको यही पता नहीं है। इनकी नीतियां स्पष्ट नहीं है। और मैंने कहा ना, ये एसी के बंद कमरे में बैठकर चुनाव जीतना चाहते हैं। जब भाजपा का कार्यकर्ता गांव में धूल खा रहा होता है, ये लोग टीवी और ट्विटर पर मुद्दे बनाते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं, ये लोग अप्रचार करके जीतना चाहते हैं। आपको सकारात्मक मुद्दे क्या है? मैं कह रहा हूं, अगर कमलनाथ इस चुनाव में कांग्रेस का चेहरा नहीं होते तो शायद कांग्रेस की सीटें पहले से ज्यादा आती, सरकार भले ना बनती। इसको इनको स्वीकारना चाहिए। ये सिद्धार्थ जी जवाब देंगे क्या? देखिए, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष ये कब हटेंगे? ये नई पीढ़ी कब आएगी? देखिए, लेकिन सुरेंद्र जी, एक चीज आप देखते जा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। लेकिन आपके एक बड़े नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कहा था कि कोई भी देश में और लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। अब बीजेपी की स्थिति देखा जाए तो बहुत ज्यादा मजबूत होती जा रही है। तो अटल जी की वो बात तो नहीं कहीं चरितार्थ हो जाए कि सरकार निरंकुश हो जाए? उन्होंने कहा कि विपक्ष मजबूत, लेकिन विपक्ष यहां इतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, विपक्ष का कमजोर होना देश के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया था
कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ। उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत नहीं कहा। हाँ। विपक्ष चाहिए ही, हाँ। विपक्ष और सत्ता तभी पक्ष कांग्रेस देश युक्त हो गया, हाँ। तभी कांग्रेस होगा युक्त हो गया, होगा होगा 24 के चुनाव कांग्रेस का युक्त इंतजार हो गया, कीजिए। कांग्रेस मुक्त 24 करते के करते अभी आप 24 के चुनाव का इंतजार कीजिए, आप उस स्थिति में पहुंच नहीं, जाएंगे आपके कि आज पास तो स्थिति में सपा वॉशिंग और मशीन बसपा है है। जिसमें कोई भी पापी, अधर्मी, बेईमान उसमें नहाता है और है ना शुद्ध होकर भाजपा की सदस्यता ले लेता है। इस बात निश्चित को स्वीकार करेंगे कि नहीं अब करेंगे आप किसी पापी अदर कि जो स्वीकार नहीं भ्रष्टाचारी करते, उसके फिर आना बंद हो जाए? चले ठीक है आप- सिद्धार्थ जी, आपको चलिए डर लगता ठीक है है, किसी सिद्धार्थ वजह जी से? को स्क्रीन पर लाएं प्लीज। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए अब विपक्ष की भूमिका जो वो कमजोर होती जा रही है, आप लोग एनालाइज, मंथन, चिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं? कमी कहां रह रही है कि आपके क्या नेतृत्व में कमी रह रही? क्या राहुल गांधी जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, प्रियंका गांधी प्रेजेंट करना चाह रही है, वो मैसेज जनता के बीच में सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं क्या, जिस वजह से लोग जो पहले की आपकी कनेक्टिविटी आपसे थी वो दूर होती जा रही है? अभी सुरेंद्र जी ने बड़ी बहुत फहरिस्त रख दी बातों की, तो मैं बहुत छोटे से उसमें बताना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो, राहुल जी के नेतृत्व में हुई और हम लोग जनता के बीच में गए। हमारे मंडलम, सेक्टर, पन्ना प्रमुख सारे हमारे तैयार किए गए थे। हमारे 68,000 कार्यकर्ता हमारे भी तैयार थे और हमारे भी सेनापति ग्राउंड में लड़ रहे थे, फील्ड में लड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे थी और भारतीय भाजपा, नरेंद्र भाजपा इतनी लड़ाइयां लड़ रही थे। और क्यों, अगर इतने ही दमदार थे तो केंद्रीय नेतृत्व को क्यों लाना पड़ा? और अगर ऐसी बात है तो मैं बीच में बात पूरी मेरी अधूरी रह गई थी, मेरा नेटवर्क चला गया था, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने 2 दिन पूर्व लोकसभा के काउंटिंग से 2 दिन पहले और बोलते 306 सीटें आएंगी। क्या नास्ट्राडामस है क्या, या भविष्यवक्ता है? ये भारतीय जनता पार्टी भविष्यवक्ता पार्टी बन गई है। और अभी काउंटिंग से 2 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी बोलते हैं कि हमारी 260 से ऊपर सीटें आ रही है और इंदौर की 9 की 9 आ रही हैं। ऐसा कौन सा इनके पास चमत्कार है, मैं भी जानना चाहता हूं। बागेश्वर महाराज के पास जाने से तो बढ़िया, और महाराज जितने भी हैं जाने से तो बढ़िया है कि अपनी अर्जी और कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह जी पे लगानी चाहिए लोगों को। नहीं, कमलनाथ जी ने भी तो करवाया था, आप लोगों ने भी करवाया था, आप लोगों ने तो पूजा पाठ करवाया था, बुलवाया था, प्रवचन भी करवाया था, कमलनाथ जी ने करवाया था। क्या कोई दिक्कत हो गई थी? कांग्रेस पार्टी सदैव सनातन धर्म का सम्मान करती है, अभी से नहीं, जब से पार्टी बनी है तब से। देख लीजिए, जब महात्मा गांधी जी में गोली मारी थी 3, तब उनके मुंह से ये राम निकला था। और मारी किसने थी? इनके अनुयायी, इनके जो आदर्श हैं। चले ठीक है, देखिए हम लोग, भारत का देखिए आप, मैं सोच रहा था सिद्धार्थ जी आज आप विपक्ष के हेल्दी डिस्कशन करते, लेकिन खैर आप पुराने मुद्दे को वही कहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो गई। खैर आज सार्थक चर्चा मैं चाह रहा तो हो जाता, लेकिन सुरेंद्र जी चलिए फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस भ्रम की शिकार है। जिन्होंने महात्मा गांधी का उल्लेख किया, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जिसने मंदिर बनाया, वो व्यक्ति आज कांग्रेस का पदाधिकारी है। सिद्धार्थ जी, इसको कांग्रेस से पार्टी से बाहर निकालने की मांग करेंगे क्या? इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को उल्लेख किया, मध्य प्रदेश की 32 विधानसभाओं से भारत जोड़ो यात्रा निकली, 32 की 32 विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी हार गई। इन्होंने घर चलो अभियान का कहा, हाथ से हाथ मिलाओ अभियान का कहा, अभियान चला, पर कमलनाथ दिग्विजय सिंह के घर नहीं गए, कमलनाथ चलिए वक्त की कमी है, माफी के साथ आप दोनों को यही रोकना चाहूंगा। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी बहस में हमने जाना। देखिए, कांग्रेस को इस बात का मंथन चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार देश की सबसे पुरानी पार्टी सिमटती क्यों जा रही है। अब छींटाकशी का वक्त नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी एक कुशल नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, प्रियंका गांधी एक कुशल नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, या नेतृत्व की कहीं कमी है? इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। राहुल गांधी को अपने सिपहसालार से यह भी जांचना चाहिए कि भाई हम कैसे घटते जा रहे हैं, वजह क्या है, क्या युवाओं को कम तरजीह दी जा रही है? बहरहाल ये तो राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन सवाल ये कि अब मोहन कैबिनेट की जो बैठक होगी, मोहन कैबिनेट की ये जो लोग होंगे कितने मनमोहक होंगे। मनमोहक इन द सेंस कि मध्य प्रदेश की जनता को, जो कि कभी शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य की तरफ अग्रसर कर दिया, बैलगाड़ी से चले थे और इस समय बुलेट की हम ख्वाब देख रहे हैं
और इस मेट्रो के साथ और साथ ही साथ हमने देखा कि वंदे भारत की ट्रेन कितनी स्पीड है। बहरहाल ये एक कहावत है, अब ये देखना होगा कि ये जो मनमोहन कैबिनेट होगी और मोहन कैबिनेट कितना मनमोहक होगी, जनता को इसका कितना लाभ मिलता है, कितना विकास की गाड़ी और मजबूत होती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना। नमस्कार।